ऑल राइट, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका बीकॉम 6 सेमेस्टर के ऑडिटिंग का ये PYQ है विच इज़ वेरी रेलिवेंट, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत रेलिवेंट रहेगा और इन सारे PYQs को हम सॉल्व करते चलेंगे। इस सीरीज में एक और PYQ पड़ेगा ऑडिटिंग का। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट अस स्टार्ट द ऑडिटिंग PYQ। ऑल राइट, हमारा जो पहला PYQ है, When double entry system was invented, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंशन कब किया गया था। सबसे पहली चीज यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम के लिए हमें ऑप्शन है 1444, 1440, 1494 और 1949। 1494 में लुकास पैसियोली द्वारा, कुछ टेक्स्ट में इनको लुकास लिखा जाता है और कुछ टेक्स्ट में ये केवल लूका दिखेंगे आपको। तो लूका पैसियोली द्वारा 1494 में डबल एंट्री का इन्वेंशन किया गया था, आविष्कार किया गया था। मतलब उन्होंने बोला था कि एक्सपेंसेस अगर हैं तो उनकी रेलेवेंट इनकम भी रहेगी और अगर इनकम है तो उनकी रेलेवेंट एक्सपेंस भी रहेगी। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई होप 1494 बाय लुकास पैसियोली, प्लीज याद रखिएगा। लुकास भी लिख सकते हैं, लूका भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये जिस बैकग्राउंड को आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज फ्रॉम इटालियन बैकग्राउंड, तो इनका नाम वैसे तो लूका था बट इंग्लिश में इनको हमने लुकास कर दिया। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट भारत में कब आया था? ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है उसको याद करने का एक ट्रिक भी सिखाऊंगी आपको। 1940, 1949, 1956, 1960। स्टूडेंट्स, आजादी के 2 साल बाद, आजादी के 2 साल बाद चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट आया था 1949 में। इस एक्ट का पूरा नाम है इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। फॉर योर बेटर रेफरेंस, लेट अस रिमेंबर द एंटायर नेम। पूरा नाम क्या है? इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। तो अब सोचो कि चार्टेड अकाउंटेंट का होना, ऑडिटर का होना कितना इंपॉर्टेंट है। एक ऑडिटर के बिना बिजनेस काम नहीं कर सकता। एक ऑडिटर उस बिजनेस का संरक्षक है और इसकी इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज़ादी के 2 साल बाद ही पता हो गई थी कि भाई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी वजह से हम इस चीज़ का निर्णय ले सकें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनियां प्रिपेयर कर रही हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1949 में, मतलब इट्स प्रीटी अर्ली, आजादी के 2 साल बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट्स वाज मेड कंपल्सरी इन इंडिया। ये है कंफ्यूजन वाला सवाल। क्यों है कंफ्यूजन वाला सवाल, बताते हैं अभी। पहले एक बार ऑप्शंस देखें। 1894, 1914, 1947, 1952। देखिए, एक्ट जब भी पास होता है, एक्ट जब भी पास होता है, उस एक्ट के साथ पता है संवेदनशीलता क्या होती है कि हमें जनता को कुछ मोहलत देनी पड़ती है, कुछ समय देने पड़ता है यूज टू होने के लिए। तो जनरली अगर कोई एक्ट, मान के चलिए अगर कोई एक्ट अक्टूबर 2025 में पारित हो गया तो उसका एप्लीकेशन 2024 अक्टूबर से नहीं शुरू होता है, अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2025 के 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो जो पहला कंपनीज एक्ट था, मैं कब की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ 1917 से पहले भी एक कंपनीज एक्ट आया था जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। वो आया था 1913 में, मतलब उस कंपनीज एक्ट को लिखकर फाइनल किया गया था 1913 में। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, और ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि कंपलसरी कब किया गया था, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कब किया गया था, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने एग्जांपल दिया 2024 में अगर कुछ आया है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, और खासकर अगर वो फिनेंशियल एक्ट है, ठीक है, और ये डेफिनेटली फिनेंसेस को लेके, कॉर्पोरेट को लेके एक्ट है, जहाँ पे हम 1 मार्च से 31 अप्रैल वाला, सॉरी 30 अप्रैल वाला कैलेंडर लेके चलते हैं। तो 1913 में आया था, तो जाहिर है इम्प्लीमेंट कब हुआ होगा? 1914, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाता है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who can be auditor of the company? किसी कंपनी का ऑडिटर
कौन हो सकता है? एक कॉमर्स ग्रेजुएट, एक लॉ ग्रेजुएट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, या इनमें से कोई नहीं? जवाब आप सबको पता है, और खासकर उन स्टूडेंट्स को पता होगा जो ऑडिटिंग मुझसे पढ़ रहे हैं मेरे बैच में, जो कि अवेलेबल है आपको बड़े ही सब्सिडाइज्ड रेट में, 500 में सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। उनको तो रट गया होगा ये। और अगर आपने मेरा बैच नहीं खरीदा, जाइए जल्दी खरीदिए। क्या कर रहे हैं आप? एग्जाम्स आ रहे हैं आपके। देखेंगे ध्यान से, कॉमर्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या नन ऑफ दीज? अभी अगर ये लाइव होता ना, यूट्यूब लाइव चल रहा होता, आंसर्स आने लगे होते। स्टूडेंट्स, सही ऑप्शन तो नन ऑफ दीज ही है, बिकॉज हमने बेसिक्स को भी समझा है, हमने बेसिक्स को जाना है, मगर थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। सो हैव अ लुक एट इट। देखिए स्टूडेंट, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 याद रखिएगा ये, क्योंकि पूछा जा सकता है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं हो सकता है। ऑलराइट, तो इस वजह से नन ऑफ दीज भी सही ऑप्शन है। और कंपनीज एक्ट का भी आप ये याद रखेंगे, क्यों सही है? क्योंकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 141 कहता है कि अगर आपके पास ICAI के द्वारा कोई डिग्री मौजूद नहीं है तो फिर आप कंपनी के ऑडिटर नहीं हो सकते। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑडिटिंग क्या है? एक कला है, विज्ञान है, दोनों हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं है? ऑडिटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। याद करिए वो पुराने दिन जब आप क्लास 11th की मोटी वाली अकाउंट्स किताब लेके बैठे होते थे और चैप्टर 2 में होता था फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। उन फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता था? आर्ट है, साइंस है, कि दोनों है? स्टूडेंट्स, दोनों है। क्योंकि अकाउंट्स में साइंस कहाँ से इन्वॉल्व है? देखिए, साइंस कहता है देयर इज अ फिक्स्ड टेक्सचर ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल्स का एक फिक्स्ड रूल है, एक फिक्स्ड रेगुलेशन है, तो वो हो गया साइंस, आई मीन साइंस। एंड द नेक्स्ट वन इज आर्ट। किसी काम को करने का अपना तरीका होता है, हर चीज के लिए एक पद्धति बना है, एक प्रिंसिपल बना है, एक गाइडलाइन बना है, एक फ्रेमवर्क बना है, और जो लोग उस पद्धति के हिसाब से काम करते हैं, उन गाइडलाइंस को वो जानते हैं, समझते हैं, मगर फिर भी उन एप्लीकेशंस को अप्लाई करने का अपना तरीका होता है। लोगों को आपके तरीके पसंद आ भी सकते हैं, लोगों को आपके तरीके नहीं भी पसंद आ सकते हैं। बट द थिंग ओवर हियर इज कि हम उनको जो ये है प्रिंसिपल्स हैं, इनको तो हम सेम फॉलो करेंगे। तो ये दोनों है, आर्ट भी है, साइंस भी है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। Which of the following is a function of auditor? Examine arithmetical accuracy, detect and prevent the errors, detect and prevent the frauds. खातों की अंक गणितीय शुद्धता की जांच करना, त्रुटियों का पता लगाना, धोखाधड़ी का पता लगाना, उपरोक्त सभी है। All of them are there. आपने सबसे पहले बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है, वो भी है। आपने एरर्स को डिटेक्ट करना है, वो भी है। और जो फ्रॉड हो रहा है उसको भी डिटेक्ट करना है। ये तीनों चीज़ें आपके फंक्शंस ऑफ ऑडिट में आते हैं और इनको हम लेकर चलते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, बिकॉज एज आई सेड चैप्टर 1 में टारगेट गुरुकुल के BCom 6 सेमेस्टर के बैच में आपको पढ़ा रखा है मैंने ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर अ मैच्योर ऑडिटर, गवर्नमेंट ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर। शौकिया ऑडिटर, सरकारी पेशेवर, इनमें से कोई नहीं। शौकिया ऑडिटर, बस यूं समझिए कि गमले में उगे हुए लोग कभी बरगद को काटने की बातें नहीं करते। मतलब ये जो एमेच्योर ऑडिटर्स होते हैं, ये काम को शौकिया रूप में कर रहे हैं। आप एक नॉर्मल 12th पास स्टूडेंट्स हैं, आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, आप अपने पापा के शॉप पे बैठ गए, अपने मामा के शॉप पे बैठ गए, अपनी मम्मी के शॉप पे बैठ गए, अपनी ताई जी के शॉप पे बैठ गए, और आपने बोला कि लाओ ताई जी, लाओ मम्मी, मेरी ऑडिटिंग में बड़े अच्छे नंबर आई है, अकाउंट्स में बड़े अच्छे नंबर लाए, लाओ मैं करके देती हूँ या करके देता हूँ। बात समझ में आ गया? अगर बात समझ में आ गया है तो ये तो गलत ऑप्शन है। और चार्टेड अकाउंटेंट्स तो भाई क्या गवर्नमेंट ऑडिटर
हो सकता है। सरकारी ऑडिटर होने का क्या मतलब है ना, जब एक चार्टेड अकाउंटेंट को सरकार की किसी संस्था का ऑडिट मिल गया, अंकेक्षण मिल गया, तो वो गवर्नमेंट ऑडिटर हो गया। है तो ये प्रोफेशनल ऑडिटर, है तो ये पेशेवर। क्यों है ये पेशेवर? ये इसलिए पेशेवर ऑडिटर कहे जाते हैं फॉर द वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि इनके पास वो डिग्री है, वो मेंबरशिप है, जिस मेंबरशिप के तहत एक ऑडिटर काम करता है। बात समझ में आ गई मेरी? तो आई होप हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, टेक्निकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग इज बॉर्न, अक्वायर्ड, ओरिजिनल, नन ऑफ दिस। जन्मजात है, अर्जित है, मूल है, या इनमें से कोई नहीं है। बॉर्न, इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस, ठीक है। मैंने आज सुबह ही एक कोटेशन पढ़ा था, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। बात समझ में आई? जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा अगर राजा बना ही तो वो राजा बनने के योग्य हो। यानी कि टेक्निकल नॉलेज जो होती है ना ऑडिटिंग की, वो भी वही है। एक सीए का बेटा या एक सीए की बेटी ऑडिटर बन के नहीं पैदा होते हैं, पैदा होते उनके हाथ में सीए की डिग्री नहीं होती है, राइट? तो भाई ये तो हमारा गलत हो गया। ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब कि हर पर्सन के लिए यूनिक नहीं, एक ही एक्ट है, वो हर एक एस्पिरेंट के लिए काम कर रहा है, उन्हीं एग्जाम्स के थ्रू गुजर के उस एस्पिरेंट को ये पता चल रहा है क्या कि मेंबरशिप मिली है एंड आई एम द ऑडिटर। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, ये अर्जित की जाती है, ये अर्न की जाती है। कैसे अर्न करते हैं हम एक एग्जाम्स की एक पूरे डिसिप्लिन ऑफ एग्जाम्स से गुजरते हैं, और हम जिस डिसिप्लिन ऑफ एग्जाम्स से गुजरते हैं उस डिसिप्लिन ऑफ एग्जाम के थ्रू हम काम करते हैं। बात मेरी समझ में आ गई? और जब हम उन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं हम सीए कहलाते हैं। किसी चीज को अर्जित करने में, किसी चीज को कमाने में, अर्न करने में, और किसी चीज को बॉर्न, इनहेरिट करने में बड़ा फर्क होता है। सम्मान आप अर्जित करते हैं, यू अर्न दैट रिस्पेक्ट। आपकी पर्सनालिटी जैसे है, आपका कैरेक्टर बिल्डिंग जैसा है, आप सम्मान कमाते हैं। उसी के ऑपोजिट में होता है डर, टेरर, वो आपकी पोजीशन से होता है। एक बार पोजीशन खत्म, आपका टेरर खत्म, वो आपको फिर कोई पूछेगा नहीं, मगर सम्मान, रिस्पेक्ट वो अर्जित की जाती है, और वो उस पोजीशन के साथ नहीं, वो उस इंसान के साथ जुड़ी होती है जो हमेशा हमेशा चलती है। ब्यूटीफुल लाइन्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑडिटर शुड नॉट बी, ऑडिटर को क्या नहीं होना चाहिए? व्यवहार कुशल। भाई बिल्कुल व्यवहार कुशल होना चाहिए। एक पूरे साल का काम ऑडिटर 15 दिन में करके दे रहा है तो ये तो होना ही चाहिए। ईमानदार बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऑडिटर ही क्यों, ईमानदारी हर व्यक्ति को अपने पेशे से रखनी चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने पेशे से ईमानदार नहीं होता है ना, तो जो लोग उससे आगे बढ़ते हैं, जो लोग उससे ज़्यादा ईमानदारी से काम करेंगे, वो उनको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, वो उनको भी गलत रास्ता दिखाएगा, वो ऐसा कुछ करेगा जिससे एक ऐसा माहौल बने कि उसकी बेईमानी छिप सके। तो ऑडिटर तो ऐसा नहीं है हमारा, वो तो ईमानदार है। संदिग्ध, सस्पिशियस, ये नहीं होना चाहिए ऑडिटर को। संदिग्ध या सस्पिशियस का मतलब है कि ऑडिटर कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जिन हरकतों पे हमारे इन्वेस्टर को भी शक है, जिन हरकतों पे हमारा इन्वेस्टर भी कह रहा है कि यार ये ऑडिटर ही नहीं सही है, ऑडिट रिपोर्ट तुम छोड़ो, ऑडिटर ही नहीं सही है। जाहिर सी बात है ना, ऑडिट रिपोर्ट सही एक बाद की बात है, पहले ऑडिटर सही होना चाहिए हमारा, राइट? अगर हमारी ऑडिट रिपोर्ट में प्रॉब्लम है तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमने ऑडिटर किसको लगाया। खैर उसके लिए कंपनीज एक्ट ने अलग अलग फिनोमिना डेवलप किए हैं, अलग अलग प्रोविजंस डेवलप किए हैं, जिसमें बताया गया है कि कंपनी का ऑडिटर कौन कौन नहीं हो सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने ऑडिटर से पैसे वगैरह लिए हैं तो वो नहीं हो सकता है फिर, ठीक है? मतलब क्योंकि वो कंपनी का रेडी है तो वो कंपनी के फेवर में प्रेजेंट करने का प्रयास करेगा, राइट? तो यहाँ पे ऑडिटर को क्या होना चाहिए? ऑडिटर को पूर्ण रूप से ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ना कि सस्पिशियस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एन ऑडिटर शुड हैव, ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? टैक्टफुलनेस, ऑनेस्टी, मोरालिटी, ऑल ऑफ द अबव। टैक्टफुलनेस का मतलब होता है व्यवहार कुशलता, समय पे दिमाग काम करे, समय पे आपको ये समझ में आए कि हमें चीजें कैसे करनी है, हमें ऑडिटिंग कैसे करनी है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, वो हो जाता है टैक्टफुलनेस। ऑनेस्टी, अभी बताया कि अगर
ईमानदारी नहीं है तो आप अगल बगल के ईमानदारों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मॉरालिटी, मॉरालिटी का मतलब है नैतिकता, नैतिक होना। हम किन नैतिकों को फॉलो कर रहे हैं, ऑडिटर के पास ये सारे ही गुण होने चाहिए। और खैर मोरालिटी पे थोड़ा सा बात करें तो जब एक स्टूडेंट सीए के फाइनल कोर्स में पहुंच जाता है एग्जाम्स को क्वालिफाई करके, तो उसको कोड ऑफ कॉन्डक्ट की भी पढ़ाई करवाई जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट्स इज प्राइमरी ऑडिटिंग, प्राइमरी ऑडिटिंग ऑफ ऑडिटिंग, सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, सब्सिडरी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले इन तीन शब्दों पे गौर फरमाइएगा, प्राइमरी, सोशल, सब्सिडरी। प्राथमिक, सामाजिक, सहायक, तीन चीजें हैं। हम बात करते हैं प्राथमिक के बारे में यानी प्राइमरी के बारे में, और हाँ यही सही ऑप्शन है क्योंकि ऑडिटिंग किया ही क्यों जा रहा है, हर साल जो एनुअल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं यानी कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस वो सही है कि नहीं है उसको जानने के लिए। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग नहीं, सोशल ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं पूरा का पूरा ऑडिट है। यहाँ पे हमें केवल वेरिफिकेशन ऑफ एनुअल स्टेटमेंट की बात की गई है, ऑडिटिंग नहीं बोला गया है। अगर ऑडिटिंग बोला गया होता ना यहाँ पे, ये नन ऑफ दीज की जगह यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव का ऑप्शन होता और वही सही होता, क्योंकि ऑडिटिंग में तो हमारा सोशल ऑब्जेक्ट भी इन्वॉल्व है कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, the society which is giving its money to the company, so that society should have a very prominent record of the accentuating development of asset and liabilities. Subsidiary object का मतलब है कि एक सहायक उद्देश्य है ऑडिटिंग का, प्राइमरी है क्योंकि जब एक ऑडिटर पहली बार कंपनी में आता है वो पहले क्या बोलता है, चलिए दिखाइए पीएल बैलेंस शीट दिखाइए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स compulsory, oh my goodness, compulsory, voluntary, what the hell, compulsory, voluntary, optional, अनिवार्य, स्वैच्छिक, वैकल्पिक, अनिवार्य, स्वैच्छिक, वैकल्पिक। ऑल राइट, देखिए स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है, स्टैट्यूटरी का मतलब है वैधानिक, वैधानिक यानी कि जो विधान में लिखा गया है, विधान में लिखा गया है यानी कानून में लिखा गया है, यानी कि कानून नहीं मानेंगे आप, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप एक कंपनी है, आप समाज में काम कर रहे हैं तो कानून तो मानना पड़ेगा, तो इसमें सोचना ही नहीं है, ये कंपलसरी है। अच्छा, तो वॉलंटरी क्या होता है, वॉलंटरी एक पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, ऑप्शनल, मोर और लेस द सेम थिंग। आगे बढ़ते हैं। The effect of auditor on employees by continuous audit increases, decreases, remains constant, none of the above। पता है ये एक ऐसा सवाल था, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं, जिसमें मेरा भी दिमाग घूम गया, क्योंकि डीडीयू आई मीन पेपर जो सही आंसर था वो कुछ और था और मेरा मत थोड़ा भेद कर रहा था। मतलब मुझे लगा कि भाई यहाँ पे इंक्रीजेस होना चाहिए, मगर जो रेलिवेंट आंसर्स थे जिन पे स्टूडेंट्स को नंबर दिए गए थे वो डिक्रीजेस थे। रिमेन्स कांस्टेंट का तो कोई सवाल नहीं था, नन ऑफ दीज का भी सवाल नहीं था, मुद्दा बस इन दोनों में था। अब जरा समझिएगा बात को, जब आप बात को समझ पाएंगे तभी आप इसके आंसर को समझा पाएंगे, क्योंकि अभी भी मुझे जो लग रहा है कि मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन्हें भी ये इंक्रीजेस ही लग रहा होगा। एक पोजिशन पे जब बहुत लंबे समय से एक व्यक्ति बैठ जाता है ना, एक बहुत लंबे अरसे से वो उसी जगह काम करने लगता है, तो यहाँ पे फिर उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। वो इस बात को समझ लेता है कि यहाँ पे मैं जो भी गलती करूँ, जो भी चोरी करूँ, जो भी फ्रॉड करूँ, मैं कभी पकड़ में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं उस पोजीशन पे 15-16 साल से हूँ और 15-16 साल से होने की वजह मुझे यहाँ के फिनोमिना पता है, मुझे पता है फ्रॉड किधर करना है, मुझे पता है खुद को कैसे बचाना है, वो जान जाता है। आसपास के माहौल से उसका एक बहुत अच्छा पैक्ट बन जाता है। पैक्ट बनने का मतलब एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। इस वजह से ये जो प्रभाव है कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का, क्योंकि क्या मैंने बोला कि आसपास के माहौल से उसका एक बहुत अच्छा संबंध डेवलप हो चुका है, अब वो अपनी गलतियों को भी बड़े बखूबी छिपा ले जाएगा। जाहिर है अगर वो आसपास के माहौल का सहारा ले रहा है अपनी गलतियों को छुपाने में, आसपास के लोगों का सहारा ले रहा है अपनी गलतियों को छुपाने में, तो आसपास के लोग भी तो जान रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या है, कैसा है।
कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में क्या होता है, ऑडिटर साल भर उस कंपनी के लिए काम करता है। तो अगर वो साल भर उस कंपनी के लिए काम कर रहा है, उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उसके बहुत अच्छे अच्छे नहीं तो एक कलीग्स हैं, उनसे उसकी जान पहचान है, वो शायद उस ऑडिटर का दबदबे में ना रह पाए जो वो जब एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है जिससे कंपनी डरती है, बिकॉज यहाँ पे आप कंपनी के लिए अब काम करने लगे हैं, धीरे धीरे आप कॉन्टिन्यूअस ऑडिट में है। इस वजह से जो रेलिवेंट आंसर है और जो सही भी है वो है डिक्रीजेस, यानी कि जब हमारा जो ऑडिटर होता है वो किसी कंपनी में लंबे समय तक जुड़ जाता है या कंटिन्यूअस ऑडिट के थ्रू उसका एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, तो वहां पे आसपास के माहौल पे उसका प्रभाव कम हो जाता है। डिक्रीजेस ही आपका सही आंसर है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि एम्प्लॉयज के साथ उसकी अच्छी सेटिंग है, उसको पता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर के साथ फ्रॉडुलेंट कैसे होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑडिटर is a watchdog, a lion, a bloodhound, and my favorite option, a street dog। यानी कि ऑडिटर एक वॉचडॉग के रूप में है, शेर के रूप में है, ब्लड हाउंड के रूप में, स्ट्रीट डॉग के रूप में। बताइए ये बड़ा मजेदार होने वाला है, तो इसको डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेना चाहिए, क्लास मजेदार हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड हाउंड का क्या मतलब होता है। ब्लड हाउंड का मतलब होता है किसी के खून का प्यासा होना, किसी से आप इतना ज्यादा नफरत कर रहे हो कि बस उसके खून के प्यासे हो। वैसे आदमखोर कुत्तों को कहते हैं ब्लड हाउंड, ठीक है। ऑडिटर हमारा ब्लड हाउंड नहीं है, ऑडिटर हमारा वॉच डॉग है, यानी वो गार्डिंग करने वाला डॉग है। वो ये देखेगा जो हमारे घर में पेट्स होते हैं। आई एम श्योर आप में से कई लोगों के घर में डॉग्स होंगे एज अ पेट, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। एनिमल, आई थिंक डॉग्स एंड कैट्स मेक द बेस्ट पेट, एंड ऑल्सो काउज। बट खैर जो वॉच डॉग होता है वो, उसका काम क्या होता है, जो घर के गेट पे बैठा होता है उसका काम ये होता है कि कोई गलत इंटेंशन वाला इंसान घर में ना घुस पाए। अगर कोई घुस रहा है उसका पूरा पहले जांच पड़ताल वो कर लेता है, सही है तो उसको, मालिक को कभी किसी खतरे में नहीं डालता है। ऑडिटर वो है। शेर, शेर मतलब लायन, शेर के बच्चे को छावा कहते हैं। आई थिंक आप में से काफी लोग को पता होगा। स्ट्रीट डॉग नहीं, स्ट्रीट डॉग नहीं है हमारा ऑडिटर। ऑल राइट, इंटरिम ऑडिट क्या होता है, अंतरिम लेखा परीक्षा क्या होता है स्टूडेंट्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। भाई जब नाम कह रहा है इंटरिम यानी बीच में, तो जब बीच में है तो सोचना ही नहीं है ना यार, मिडिल ऑफ द ईयर, सिंपल है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। Under balance sheet audit, examination is done of fixed asset only, fixed liabilities only, all asset and liabilities, none of the above। बैलेंस शीट में क्या चीजें आती हैं, एसेट, लाइबिलिटी, राइट। तो हम एक का निरीक्षण करेंगे, एक का निरीक्षण नहीं करेंगे। आप अगर कहीं के जज हैं तो आप एक पार्टी का बात सुनेंगे, एक पार्टी का बात नहीं सुनेंगे और अपना निर्णय रख देंगे, नहीं। अगर आप ऐसी किसी पोजीशन पे हैं तो बात आपको दोनों ही पार्टियों की सुननी पड़ेगी, वरना आप जज किस काम। यही बात लिखी गई है, दोनों ही एसेट लाइबिलिटी देखेंगे आप। और अगर आप दोनों एसेट लाइबिलिटी नहीं देख रहे हैं तो आप ऑडिटर किस बात के, आपको सीए की डिग्री अरे दी किसने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बिफोर द ऑडिट ऑफ अ न्यू इंस्टीट्यूशन, किसी नई संस्था की ऑडिट से पहले स्कोप डिटरमाइन करेंगे, यानी कार्यक्षेत्र डिटरमाइन करेंगे, संस्था की प्रकृति का अध्ययन किया जाएगा, नेचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल बी स्टडीड, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग आर स्टडीड, लेखांकन की विधियों का अध्ययन किया जाएगा, सब किया जाएगा भाई, सब किया जाएगा। इन्वेस्टर का पैसा है, बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। स्कोप ऑफ द ऑडिट भी करेंगे, नेचर भी देखेंगे क्या क्या है, स्टडी क्या है, इंस्टीट्यूशन किस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है और किन किन मेथड ऑफ अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, ऑडिट प्रोग्राम रिटन होना चाहिए, ओरल होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, नन ऑफ दीज होना चाहिए। लिखित रहे, मौखिक रहे, संक्षिप्त रहे, इनमें से कोई न रहे। बोली गई बातें हवाओं की तरह होती है, ठीक है। आपके चेहरे पे कोई आपका बड़ा हितैषी बन रहा है, आपके पीठ पीछे वही इंसान छुरा घोंप देगा, तो वर्बल तो नहीं, ऑडिट में ये रिस्क नहीं लेना है। ऑडिट प्रोग्राम तो भाई रिटन होना चाहिए। रिटन क्यों होगा,
लिखी गई बातों का सबूत होता है। लिखी गई बातें बड़ी दूर तलक जाती, कहते हैं ना बात अगर उठी तो बड़ी दूर तलक जाएगी, रिटर्न के साथ भी गई है। तो जी हाँ, ऑडिटिंग का प्रोग्राम हमारा रिटर्न होना चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड बाय रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग का क्या अर्थ होता है? Expenses of business increase, expenses of business decrease, business expenses remain unaffected. I think आप में से काफी स्टूडेंट्स को क्लियर है कि यहाँ पे व्यवसाय की व्यय में वृद्धि हो रही है। रूटीन चेकिंग का क्या मतलब है? रूटीन चेकिंग का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हमारे बिजनेस में एक ऑडिटर को असिस्टेंस मिले, ऑडिटर को पूरी तरह से सहयोग मिल सके, उसके लिए हम अपने बिजनेस में कॉन्स्टेंटली भी रूटीन चेकिंग करते रहते हैं। तो जाहिर है ऐसा बिजनेस अगर कोई रूटीन चेकिंग चल रहा है बिजनेस में, तो उसके लिए हमें एक पर्सोनल को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक नए एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा। और क्योंकि हमें एक नई एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा, इस वजह से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। ऑल राइट, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर टेस्ट चेकिंग, टेस्ट चेकिंग के अंतर्गत all the books of accounts are examined, specific book of accounts are examined, none of the above, A and B both। भाई A और B both हो सकता है। टेस्ट चेकिंग का मतलब ही क्या है? टेस्ट चेकिंग का मतलब है 2000 ट्रांजैक्शन हुए, ऑडिटर ने ऐसे ऐसे अपने ट्रांजैक्शंस को गिना और इधर से एक वाउचर निकाल लिया। उसको भी नहीं पता था कौन सा वाउचर है, वो सबसे 2 करोड़ 3 करोड़ का भी वाउचर हो सकता है, वो 200 300 का भी वाउचर हो सकता है। उसने बोला अच्छा वाउचर पे लिखा है मिस्टर एबीसी को हमने 200 का माल सेल किया, राइट? तो अगर हमने मिस्टर एबीसी को 200 का माल सेल किया, हमने मिस्टर एबीसी को कॉल किया, हेलो मिस्टर एबीसी, क्या आपको 200 का माल सेल हुआ है, 20,000 का हुआ है, 2 करोड़ का? तो टेस्ट चेकिंग तो ऑडिटर के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो अगर ये ऑडिटर के ऊपर निर्भर कर रहा है, देश में हजारों की तादाद में ऑडिटर बैठे, हम कैसे बता दें कि ये एग्जामिन करेगा वो या ये एग्जामिन करेगा? अरे वो कुछ भी एग्जामिन कर लेगा। A and B both। Let's move forward। Question number 21। Verification and valuation both are the same things, are separate things, are complementary to each other। एक ही चीज है, अलग अलग चीज है, एक दूसरे के पूरक है। आइए देखिए, सीखते हैं इसको भी। वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में फर्क क्या है? भाई वेरिफिकेशन का अर्थ होता है देखिए एक ही चीज नहीं है ये, क्योंकि हम अगर कहते हैं वेरिफिकेशन, अगर हम कहते हैं वेरिफिकेशन तो उस चीज के होने या ना होने पे, उस चीज के होने या ना होने पे हमारा फोकस रहता है। पर यदि हम कह रहे हैं वैल्यूएशन, तो वो चीज है, उसका मूल्य कितना है, इस पे फर्क पड़ता है। तो ऑडिटर दोनों देखेगा। अगर कंपनी कह रही है कि हमने 2 लाख का एक एसेट खरीदा, मान के चलिए 2 लाख उस कंपनी के लिए अगर बड़ी रकम है, कंपनी कह रही है कि हमने 2 लाख का एसेट खरीदा, सबसे पहले वो एसेट है भी या नहीं भी, ये वेरिफिकेशन है। और अगर है तो क्या वो 2 लाख की है, या वो 1.5 लाख की है, या वो और ज्यादा है, ये वैल्यूएशन है। तो विद दैट बीइंग सेड ये एक दूसरे के पूरक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 22। Under verification, attention is paid on the materiality of asset, on the originality of asset, none of these, both of these। Students, materiality का मतलब है उसके मूल्य से, उसके वैल्यूएशन से, इस वजह से materiality। और ओरिजिनलिटी का मतलब है स्टूडेंट्स, ओरिजिनलिटी का मतलब है उस चीज के होने या ना होने पे। जैसा कि मैंने बताया कि वेरिफिकेशन मतलब वो चीज है या नहीं है, वैल्यूएशन मतलब वो चीज कितने की है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर बी इज द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। Which type of employees of the firm are appointed as internal auditor? इनमें से कितने तरह के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इंटरनल ऑडिटर के साथ, इंटरनल ऑडिटर की तरह पे हम अपॉइंट कर सकते हैं। Who are related to books V of, who are related to books V of accounts? books V हैं, अरे पता नहीं क्या हो गया। Who are related to books of account, who are not related to books of account, who are not related to books of account but versed in accounting and honest। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो फिर हमारा जो दिमाग है वो बढ़िया वाला घूम जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि ऑप्शंस भी अलग हैं कि नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा तो समझ लें। आप में से कई ऐसे महान स्टूडेंट्स होंगे सही ऑप्शन देख के भाग जा रहे हैं, इसलिए मैं ऑप्शन सही थोड़ा देर में डिस्क्लोज कर रही हूँ। 138 है सेक्शन कंपनीज एक्ट का,
138 सेक्शन क्या कहता है कि ऑडिटर जो अगर इंटरनल ऑडिटर भी है वो कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट से रिलेट नहीं करेगा, मतलब जो व्यक्ति बुक ऑफ अकाउंट्स बना रहा है आप उसी को ऑडिटर नहीं बनाएंगे, एक दूसरा व्यक्ति होगा, तो वो व्यक्ति को अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज भी होना चाहिए मगर वो बुक ऑफ अकाउंट से रिलेटेड भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कह रहा है हमारा सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो सी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 24, internal control includes only economic control, economic and non-economic control, economic, non-economic, cost administrative। आंतरिक नियंत्रण का मतलब केवल मौद्रिक नियंत्रण से नहीं है, मॉनेटरी कंट्रोल से नहीं है, यहाँ पे मतलब आर्थिक भी होना चाहिए, जो आर्थिक नहीं है वो भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ प्रशासकीय भी होना चाहिए, यानी प्रशासन के द्वारा भी किया जाना होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनल ऑडिटर हैं मतलब आप कंपनी के एम्प्लॉई हैं, और खैर यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल दिया गया है। हो सकता है अगर यहाँ इंटरनल अकाउंटिंग होता तो पहला ऑप्शन सही हो जाता, इंटरनल ऑडिटिंग होता तो दूसरा सही हो जाता, मगर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे इंटरनल कंट्रोल की बात की गई है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। 25, which of the following is correct? Auditing is the backbone of vouching, vouching is the backbone of auditing, vouching is the backbone of accounting, auditing is the backbone of accounting। इससे ज्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आपको कोई नहीं दे सकता है, पर सोल्यूशन मेरे पास है, निश्चिंत रहें आप। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है जिन स्टूडेंट्स ने बैच पढ़ रखा है, वाउचिंग मैंने पढ़ाया है, आपको पता है ये पहला ही स्टेटमेंट था जो मैंने पढ़ाया है। भाई वाउचिंग का क्या मतलब होता है? अभी तो आप में से कितने लोग बोलोगे मैम वाउचिंग का क्या मतलब होता है? वाउचिंग का मतलब होता है वाउचर्स यानी रसीद, बिजनेस के जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं सबकी रसीदें कटती हैं, तो ये जो रसीदें कटती हैं ये एक रजिस्टर में रखे जाते हैं जिन्हें रजिस्टर ऑफ वाउचर्स कहते हैं, और जब ऑडिटर आके इस रजिस्टर ऑफ वाउचर को चेक करता है तो उसे वाउचिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो वाउचिंग है ये ऑडिटिंग की बैकबोन है, यानी जब ऑडिटर आता है तो वो जिस तरह से मैंने बताया पीएल और बैलेंस शीट मांगता है, ठीक उसी तरह से वाउचिंग की भी रजिस्टर को मांगता है। आगे बढ़ते हैं। अ वाउचर शुड कंटेन डेट, अमाउंट, सिग्नेचर, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, हर चीज होनी चाहिए उसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होनी भी नहीं चाहिए। आइए चलिए बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लोटिंग एसेट? फ्लोटिंग एसेट का मतलब होता है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट यानी वो एसेट्स जिनकी 12 महीने से कम के समय में कैश के अंतर्गत कन्वर्टेबिलिटी की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है सही वो है गुडविल। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी 12 महीने के समय के अंतर्गत कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी कर देते हैं, स्टॉक भी कर देते हैं, क्या नहीं करते हैं? गुडविल, क्योंकि गुडविल तो कंपनी में तब तक रहेगा जब तक कंपनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखें। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटेंसी एंड्स, इन्वेस्टिगेशन एंड्स, नन ऑफ द अबव। ऑडिटिंग वहां शुरू होती है जहां पे अकाउंटेंसी खत्म होती है, बुक कीपिंग जहां पे खत्म होती है वहां पे अकाउंटिंग शुरू होती है, मतलब बुक कीपिंग एंड्स वेयर अकाउंटिंग, वेयर नहीं स्टूडेंट्स, वेयर अकाउंटिंग स्टार्ट्स। ओके, क्या हो रहा है मेरे एक्सेंट को? अकाउंटेंसी एंड्स वेयर ऑडिटिंग बिगिंस। तो हमारे पास हमारा सही ऑप्शन आ गया फिल्म मार्केट। आगे बढ़ते हैं। एरर्स एंड फ्रॉड्स बाय एन ऑडिटर कैन बी चेक्ड, cannot be checked, can be checked if the proprietor and the employees of the firm desire, all of the above। क्या कह रहा है? ऑडिटर के द्वारा एरर और फ्रॉड चेक किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं अगर प्रोप्राइटर फर्म के एम्प्लॉयज ये चाहें या फिर इनमें से उपरोक्त सभी। भाई देखें, ऑडिटिंग के लेक्चर्स में मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर का ओपिनियन होता है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो क्योंकि वो ओपिनियन है, क्योंकि वो राय है, क्योंकि वो एक सलाह है, मतभेद संभव है, हो सकता है,
ऑडिटर की ओपिनियन हर बात पे खरी ना उतरे, हो सकता है ऑडिटर की बात, देखें दो चीजें हैं, हम यहाँ पे ओपिनियन दे रहे हैं, हम कोई रूल नहीं इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इस वजह से एरर और फ्रॉड चेक करा भी जा सकता है ऑडिटर के द्वारा, हो सकता है गलती से सही कुछ एरर्स कुछ फ्रॉड छूट गए, हो सकता है सारे एरर फ्रॉड चेक हो गए, हो सकता है कुछ एरर्स और फ्रॉड को मैनेजमेंट ने चाह के बचा लिया, सो इट कैन बी ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑडिट विच इज डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब बिजनेस में कोई नया पार्टनर आता है और उसके द्वारा जब ऑडिट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पार्शियल ऑडिट नहीं, पार्शियल ऑडिट तो वो ऑडिट होती है जो कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेक होती है मैनेजमेंट के रिक्वेस्ट पे, स्टैंडर्ड ऑडिट नहीं, स्टैंडर्ड ऑडिट इज द नॉर्मल ऑडिट, उसे हम कहते हैं कैजुअल ऑडिट। इसका केवल इतना पर्पस होता है कि जो पार्टनर नया एडमिशन करवा रहा है उस पार्टनर को इस चीज़ की गारंटी रहे, इंश्योरेंस रहे कि हम जिस कंपनी में जा रहे हैं वो कंपनी काम सही तरीकों से कर रही है। मूविंग ऑन फर्दर, ऑडिट विच इज डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये तो करवा दिया है, रिपीट हो गया, ओके। Auditing refers to preparation and checking of account, examination of account by business units only, examination of accounts of accountants professional, checking of vouchers। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आई थिंक अब स्टूडेंट्स को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जब हम चीज़ों के यूज टू हो गए, हम समझ गए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक क्लैरिटी डेवलप होगी, तो समझ में आ गया कि अकाउंट्स की एग्जामिनेशन है और अकाउंट्स प्रोफेशनल यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट्स के द्वारा हो रही है, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज डिटेक्शन ऑफ एरर्स to find out whether profit and loss and balance sheet show the true fair position, detection of frauds, detection and prevention of fraud। मेन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, मेन ऑब्जेक्ट के बारे में हम पीएल और बैलेंस शीट का चेक करना हमारे लिए एक संभावना है कि एक लिमिटेड काम है, ठीक है, वो ऑडिटिंग का एक पार्ट हो सकता है, कंप्लीट ऑडिटिंग नहीं हो सकती है। डिटेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है, वो भी ऑडिटिंग का पार्ट है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड ये भी ऑडिटिंग का पार्ट है, पर जब हम इसे मिला देते हैं तो ये कंप्लीट ऑडिटिंग को दिखाती है, यानी केवल फ्रॉड और एरर को चेक मत करिए, अगर गलती से, क्योंकि एरर शब्द आ गया और याद करिए वो दिन जब मैंने आपको फ्रॉड और एरर के बीच डिफरेंस पढ़ाया था बैच में, तो मैंने क्या बताया था, एरर जो है वो तो नेग्लिजेंस से होता है, मगर फ्रॉड जानबूझकर कमिट किया जाता है, दैट्स व्हाई डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड इज द राइट ऑप्शन। केवल हमें उसका जांच पड़ताल नहीं करना है, हमें उसको सही भी करना है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल चेक इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल अकाउंटिंग, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल। आंतरिक जांच किसका भाग है? आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखांकन, बाहरी लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण। जब कोई कंपनी जो होती है ना, उस कंपनी में इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम होता है, तो वो केवल एक ही पार्ट पे नहीं, अलग अलग तरह से अलग अलग कंट्रोल सिस्टम्स को डेवलप करती है। इंटरनल चेक का भी जो सिस्टम है वो इंटरनल कंट्रोल के ही बेसिस पे डेवलप होता है। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल अकाउंटिंग और एक्सटर्नल ऑडिट तो खैर ये तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर द्वारा की जाती है, ये हमारे अकाउंटेंट द्वारा की जा रही है। यहाँ पे हम बात करें केवल इंटरनल चेक के बारे में। अच्छा, इंटरनल चेक के डिटेल्स आपको बैच में मैंने कवर करा रखे हैं, पूरा चैप्टर है इंटरनल चेक, राइट। अज्यूमिंग कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, यानी संपत्तियों की सत्यापन का उद्देश्य है फिजिकल वेरिफिकेशन, चेकिंग द वैल्यूएशन, एग्जामिनिंग द अथॉरिटी ऑफ देयर एक्विजिशन, ऑल ऑफ द अबव। इट इज ऑल ऑफ द अबव। ये भी जानना है कि वो एसेट एग्जिस्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये भी जानना है कि वो एग्जिस्ट अगर कर रही हैं तो क्या उनको उन्हीं पार्टियों द्वारा खरीदा गया है जिन पार्टियों का नाम लिखा गया है। तो जी हाँ, इसका सही ऑप्शन रहता है ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। Valuation of fixed asset is based on the concept of going concern, conservatism, money measurement, dual aspect। Going concern का मतलब क्या होता है? Business will continue to grow further in future। तो going concern का यहाँ से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है conservatism। स्टूडेंट्स, ये conservation गलती से हो गया है, ये दरअसल है conservatism।
छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स का होना आपके क्वेश्चन पेपर में भी संभव है, क्योंकि इंसान है, ठीक है, वो गलतियां हो सकती हैं टाइपिंग में। तो आप, मगर आप तो स्टूडेंट हैं, उस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्टीज हासिल करें, तो आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेटिज्म भी यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हमारा कंजर्वेटिज्म का पर्पस होता है कि हम प्रॉफिट्स को तब तक ना रिकॉर्ड करें जब तक प्रॉफिट्स हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में हो नहीं जा रहे हैं, और लॉसेस अगर दूर से ही संभव दिखते हैं तो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जब तक प्रॉफिट अक्रू ना हो जाए रिकॉर्ड नहीं करते। मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट कहता है, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन, मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट कहता है कि सिंपल सी बात है, वही चीजें बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जा सकती हैं जिन चीजों का मूल्यों में ट्रांसफॉर्म करना, मतलब जिन चीजों का मनी वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करना संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। 36, first auditor of a company is appointed by the shareholders, central government, company law board, board of directors. This is a very nice question. ये हमारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को इन्हांस कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को इन्हांस करता है। देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी एक्ट का प्रोविजन क्या कहता है कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके द्वारा पहला ऑडिटर चुन लिया जाना चाहिए। और पहले ऑडिटर को चुन ले जाने के बाद जो सब्सीक्वेंट ऑडिटर्स होते हैं वो कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स द्वारा चुने जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सब गलत है, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 37. A special auditor is appointed by shareholders. This is board. Hello ma'am. This is board of directors. ये क्यों beard लिख दिया है यार? Beard of directors. You know beard, KGF. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये सीएओ नहीं है स्टूडेंट्स, ये सीएजी है। छोटी छोटी त्रुटियां हैं, आप समय में आने वाले ऑडिटर्स हैं। उम्मीद करती हूँ आप ये समझते हैं कि ये जो त्रुटियां होती हैं ये नेग्लिजेंस होती है, कोई जानबूझ के नहीं करता है। कॉम्ट्रोलर, मैं फुल फॉर्म लिख रही हूँ आपके लिए, कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। कुछ लोग कहते हैं CAG जो है इनको सम्मान से बोला जा रहा है, नहीं, CAG इनको सम्मान से नहीं बोलते हैं। ये हमारे देश के एक CA का होने का सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है, जिनको हम नियुक्त करते हैं जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके लिए। तो ये जो स्पेशल ऑडिटर होते हैं कंपनी में इनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? देखिए शेयर होल्डर्स जो अपॉइंटमेंट करके देते हैं हमारे, तो वो तो नॉर्मल ऑडिटर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो करके देते हैं वो पहला वाला ऑडिटर है, अभी इससे पहले सीखा। CAG जब ऑडिटर अपॉइंट करेगा ना तो दुनिया हिल जाएगी आपकी, क्योंकि CAG जब वार करना शुरू करेगा, आप वार उतने ही करिए जितने झेल सकते हैं। सामने वाला यहाँ कमजोर नहीं बैठा है, शांत बैठा है। जब वो आ जाएगा वार करने पे तो फिर आपका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये इस तरह का राजा होता है हमारा CAG। इतना ही फ्रॉड करो जितना CAG के नजर में ना हो, क्योंकि CAG के नजर में आ गए तो बात फिर ऑडिटिंग नहीं रह जाती, ये तो फिर इन्वेस्टिगेशन हो जाती है भाई। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट की स्पेलिंग भी ध्यान देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं, और ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑडिटर अपॉइंट करके दे रही है मतलब कोई ना कोई धांधली पकड़ी गई है, और अगर कोई ना कोई धांधली पकड़ी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के नज़र में आई है, इसके बाद जो स्टेप लेगा वो CAG लेगा। और क्या स्टेप लेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मैनेजमेंट ऑडिट इज कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी इनकम टैक्स एक्ट, कंपल्सरी फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को क्यों घसीट दिया बीच में? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शांत है, कह रहा है मुझे ऑडिटिंग से कोई लेना देना नहीं है। कंपल्सरी? अरे नहीं भाई, मैनेजमेंट ऑडिट कहाँ कंपल्सरी? अभी तो हमारे स्टूडेंट्स इस साल से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पिछले साल से पढ़ना शुरू किया मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में।
कंपल्सरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट बोला है, हमें क्यों घसीटा? हमने तो बस इतना बोला था कि ऑडिट होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, हमने मैनेजमेंट का जिक्र नहीं किया। तो यहाँ पे नॉट कंपल्सरी यानी कि अनिवार्य नहीं है। जहां तक मैनेजमेंट चाहे ऑडिट करवाना अपने रिकॉर्ड्स का, टॉप मैनेजमेंट के लेवल का, वो करवा सकता है, अन्यथा कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 39, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर, स्टूडेंट्स थोड़ी सी इंग्लिश करेक्ट करूंगी, प्रिपेयर्ड बाय, बस सेबी, ये सेबी है, सेबिट नहीं है, ऑप्शन सही कर रही हूं मैं, आरबीआई, आईसीएआई या आईटीए। सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भाई देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अब जिनको ये भी नहीं पता है उन्हें भी ऑडिटिंग का बैच देखना पड़ेगा, तभी जानेंगे। ऑडिटिंग फॉर मैनेजर्स और ऑडिटिंग और अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, ये दोनों लेकर चल रहा है। अगर आप ये जो स्टूडेंट्स बैच खरीद के देख रहे हैं मेरे रेगुलर लेक्चर्स, उनको ये बात बड़ी समझ में आ रही होगी कि ये दोनों साथ लेके चल रहा है, केवल ऑडिटिंग को नहीं लेके चल रहा है। इसमें कितने कंसेप्ट हमने, अगर 39 सवाल पे हम पहुंच गए हैं, कुछ नहीं तो 10 सवाल तो यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स से उठाए गए थे। और यही नहीं, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का भी पीवाईक्यू अपलोड करूंगी मैं यूट्यूब पे, वहां पे आप देखेंगे कि कम से कम 10 से 12 सवाल तो ऑडिटिंग पे फंसते हैं। दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, कैन नॉट लिव विदाउट देम, मतलब वन कैन नॉट लिव विदाउट दी अदर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने जैसा बताया, ये अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का क्वेश्चन है, जो कि ऑडिटिंग में भी है, और ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिकॉज अकाउंटिंग ऑडिटिंग कॉम्प्लीमेंट्री। सेबी, सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, ये जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है आपका, ये क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करके देगा? नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं प्रिपेयर करते हैं, ये स्टॉक वगैरह में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी होती है ये प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिपेयर करके देगी? अरे नहीं भाई, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी काम नहीं है। क्यों नहीं है? रिजर्व बैंक इंडिया वो बैंकों के लिए नॉर्म्स बनाती है। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे है, ये ITAT है। ITAT, आप में से कई स्टूडेंट्स पहले बार ये नाम सुन रहे होंगे, मगर सुन तो रहे हैं, काफी लोग तो सुन ही नहीं गए। इनकम टैक्स अपैलेट ट्राइब्यूनल, अपैलेट ट्राइब्यूनल जहाँ पे इनकम टैक्स के केसेस चलते हैं, तो बिल्कुल नहीं। हमारे ये स्टैंडर्ड्स हमारा और कॉमर्स स्टूडेंट्स के माई बाप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जा रहा है। एंड मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो ICAI इज द राइट ऑप्शन। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 40, which among the following is not a function of auditor? Checking fraud and errors, checking fraud and errors, correcting fraud and errors, vouching with original documents, preparing final accounts। इनमें से क्या है और क्या नहीं है? भाई देखिए, फाइनल अकाउंट्स तो इंटरनल ऑडिट, आई मीन जो कंपनी के सीए हैं, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, उसका काम है। इसमें कह रहा है कौन सा फंक्शन नहीं है, तो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना ऑडिटर का फंक्शन नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41 कहता है एरर्स एंड फ्रॉड, एंड ऑलरेडी, क्या लिखा है भाई, ऑलरेडी Cormond and he discovered Cotter the cetium of, मेरी इंग्लिश भी फेल हो गई, हिंदी के पास चलते हैं। त्रुटियां और धोखाधड़ी पहले से ही ज्ञात थी और उन्हें निम्नलिखित की व्यवस्था की खोज की। ऑलरेडी, एरर्स एंड फ्रॉड, ऑलरेडी, कमेंस्ड, इंटरनल, भाई साहब आंतरिक, हिंदी, हिंदी वी विल गो विथ हिंदी, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी को एक बार देखते हैं। इंग्लिश में तो यहाँ पे बड़ी त्रुटियां हो गई हैं। त्रुटियां और धोखाधड़ी पहले से ही ज्ञात थी और उन्हें निम्नलिखित व्यवस्था की खोज की थी। आंतरिक सारांश, आंतरिक जांच, आंतरिक नियंत्रण, बाह्य जांच, वैधानिक नियंत्रण, आंतरिक और बाह्य। यानी कि देखिए सिंपल है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो फ्रॉड और जो एरर्स हैं हमें ऑलरेडी पता है, और हमारे फर्म में जो सिस्टम काम कर रहा है, बाहरी ऑडिटर नहीं आया, हमारे फर्म में जो सिस्टम काम कर रहा है, उस फर्म के थ्रू हमें ये पता चला। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा इंटरनल कंट्रोल
रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि फर्म में ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रही थी और उन व्यवस्थाओं की खोज हमने की है बिना किसी एक्सटर्नल ऑडिटर के, तो ये इंटरनल चेक का प्रोसीजर है। मैं इंग्लिश पे गई भी नहीं इधर, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये इंटरनल समरी होना चाहिए, ओके, इंटरनल चेक होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज पीरियोडिकल ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट। स्टूडेंट्स ऑपरेशनल ऑडिट पढ़ा रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो ऑडिट होता है यानी सेल का जो होता है। एफिशिएंसी ऑडिट मैनेजमेंट का होता है, मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है। स्टैंडर्ड ऑडिट इज द नॉर्मल ऑडिट जो कंपनीज एक्ट में कंपलसरी दे दी गई है। पीरियोडिकल ऑडिट हर साल के अंत में की जा रही है, यानी 31 मार्च को कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑल राइट, मूविंग ऑन। बहुत करीब हैं हम इस PYQ के अंत पे पहुंचने के लिए, और उसके बाद एक और सीरीज पढ़ेगा इस PYQ का। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे आप YouTube पे पढ़ रहे हैं, चाहे बैच में पढ़ रहे हैं, आप दिखा दीजिए कि 10 में से 10 CGPA भी आ सकता है। डू द इम्पॉसिबल। When you start doing the impossible, it's so much fun. All right. Government audit conducted by the department maintained by Government of India is known as, यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन किया जा रहा है उस ऑडिट को हम क्या कहते हैं। अच्छा, थोड़ी सी जिक्र इस बात पे मैं ये करूंगी कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होता है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के ऑडिट के लिए और ऑडिटर्स अपॉइंट करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो उसी को याद रखते हुए कॉस्ट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, टैक्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट और GST एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कुछ लेवल है। CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे और अगर अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं तो ये भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए, उसको सारा अपलोड कर देना YouTube पे जितने लेक्चर्स हैं। हाँ PYQ, ओके। देखेंगे स्टूडेंट्स, कॉस्ट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट होता है क्या? नहीं, कॉस्ट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट तो किसी भी कंपनी का हो सकता है। टैक्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट हो सकता है, नहीं, टैक्स और ऑडिट डिपार्टमेंट होता तो है मगर इसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कोई डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है तो वो टैक्स और ऑडिट को अगर लेके चल रहा है तो वो यूनिक रहेगा। मतलब हमारे क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन गलत है, GST एंड ऑडिट। GST का भी एक्सप्लेनेशन वही है कि GST को लेकर अगर चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स सही ऑप्शन है आपका B1, कि अगर गवर्नमेंट द्वारा कोई ऐसी संस्था दी जा रही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कंपलसरी है तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। 6 मोर क्वेश्चंस टू गो। संयम बना के रखिए, ऑडिटिंग में 75 में 70 दिलवा के रहूंगी आपको। देखिए 25 कहाँ गया, वो तो फिर आपके हाथ में है ना। चलिए देखते हैं। अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम मिनिस्टर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगी? नहीं। क्या होम मिनिस्टर देखेगा? अरे नहीं। कौन देखेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो कुशलता उसमें है, क्योंकि वो योग्यता उसमें है, तब वो इतने बड़े दायित्व को लेकर चल पा रहा है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हम दे दें, भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इतने ज्यादा काम को लेके नहीं कर सकता है। होम मिनिस्ट्री की तो बात ही अलग है, उनके तो अफेयर्स ही अलग होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ये बैठ के करेंगे कि घूम घूम के कंपनियों का अकाउंट्स और ऑडिट डिपार्टमेंट देखें? अरे नहीं भाई, हमारे जो CAG बैठे हुए हैं, जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, जिनके पास अकाउंटिंग की मोनोपोलिस्टिक सोल प्रोविजनल रेगुलेटरी एपेक्स पावर है, राइट। ऑल राइट, बढ़ते हैं हम अपने 45वें क्वेश्चन की तरफ। द वर्ड ऑडिटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडिरे। ऑडिरे अगर आपको याद करना हो तो एक गाड़ी होती है। कौन सी होती है वो गाड़ी? हम लोग आज तक इसको प्रोनाउंस करते रहे ऑडी। मैं भी एक समय था जब प्रोनाउंस करती थी ऑडी। फिर मैंने जब गूगल से पूछा कि गूगल क्या ये ऑडी है, गूगल ने बोला नहीं पगली, ये तो आउडी है। तो एक्चुअली जिसे हम ऑडी बोलते हैं वो आउडी होता है। और अगर आप दूर से किसी ऑडी को देख रहे हैं और आप ऑडी को बुला रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? अरे ऑडी रे,
ऑडी रे, ऑल राइट। तो ऑडी रे इज द करेक्ट ऑप्शन। बड़ा प्यारा सवाल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट इज, दो एनुअल ऑडिट के बीच में ऑडिट कंडक्ट कर दी गई अगर, तो मतलब एक साल खत्म हुआ और दूसरे साल के खत्म होने से पहले कर गई। अरे साफ साफ बोलो ना, तुम ये बोल रहे हो कि ऑडिट अगर बीच में की गई तो क्या कहेंगे, वो अंतरिम ऑडिट है, वो इंटरिम ऑडिट है। ना एफिशिएंसी, ना इंटरनल, ना स्पेशल, इंटरिम ऑडिट। ऑल राइट। टेस्ट चेकिंग शुड नॉट बी अप्लाइड टू, टेस्ट चेकिंग इनमें से किसमें अप्लाई नहीं की जानी चाहिए। अभी कुछ देर पहले समझाया था, मगर मुझे अपने स्टूडेंट्स की योग्यता पे पूर्ण विश्वास है कि आप भूल चुके होंगे, तो फिर से समझिए। टेस्ट चेकिंग में मैंने बोला था 2000 ट्रांजैक्शंस थे, ऐसे ऑडिटर ने पकड़ा, ऐसे निकाला, कहा अच्छा फोन लगाओ इसको, पता करते हैं ये ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ। हेलो मिस्टर एबीसी, याद आया? वही चीज़ है। कह क्या रहा है कि ये जो टेस्ट चेकिंग है ना, इनमें से किस पे अप्लाई नहीं की जानी चाहिए। परचेज बुक पे कर दें, अरे कर दीजिए, 1000 ट्रांजैक्शन है, 10 देख लीजिए, अगर 10 सही हैं तो मतलब सब सही है। सैंपल हो रहा है इधर, सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग का मेथड आप सबने पढ़ा है स्टार्ट्स में। सेल्स बुक की बात कर रहे हैं, सेल्स बुक की हम बात कर रहे हैं, वही है परचेज बुक की तरह। रैंडम सैम्पलिंग करिए, निकाल के देख लीजिए, अगर 10 सेल्स सही हैं, 10 सेल्स हुए हैं तो मतलब सारे ही हुए होंगे। स्टॉक बुक, स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन का भी एक स्टेट होता है, पर ये फिजिकल वेरिफिकेशन जो है ये ऑडिटर बैठ के नहीं करेगा। ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए इंटरनल चेक जिम्मेदार है। ऑडिटर तो गोडाउन में जाएगा, एक बार में देख लेगा ये स्टॉक मौजूद है कि नहीं मौजूद है। कैश बुक भाई, कैश बुक, कैश बुक में टेस्ट चेकिंग मत कर जाना ऑडिटर। कैश बुक में तो तुम हर एक चीज की जानकारी रखना। अरे तुम टीम लेके आ रहे हो यार, तुम्हें टेंशन किस बात की है। टीम में ऐसे बंदे रखने चाहिए, अपने साथ में ऐसे लोग रखो कि वो तुम्हारी सहायता करें, वो तुम्हें संवार सके, तुम्हारा जो काम है उसको और बेहतर तरीके से कर सके। भाई मानती हूँ मैं ये बात, ये संभव नहीं है पूरी की पूरी कैश बुक का एक बार में चेक हो जाना, और वो भी जब पूरे साल के ट्रांजैक्शन लिखे हैं। इसीलिए तो ऑडिटर टीम लेके जाता है, और टीम ऐसी होनी चाहिए जो उसके काम को और बेहतर कर सके। एक टीम लेके जब एक व्यक्ति चलता है, जैसे हमारे टारगेट गुरुकुल की टीम है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टीम। एवरीवन इज वेरी कोऑपरेटिव, एवरीवन वर्क्स फॉर द अदर पर्सन टू ग्रो, टू एनरिच। और अगर आपने हमारे लाइव लॉन्च का बैच देखा होगा तो आपने देखा होगा, टच वुड, देयर इज सो मच हार्मनी इन दिस फैमिली। ऑडिटर भी ऐसी टीम को लेके चलता है, क्योंकि अगर आपके साथ रह के कोई कुछ संवार नहीं पाया तो आपके खिलाफ रह के भी वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। टीम ऐसी होनी चाहिए जो आपके काम को और बेहतर कर सके। इस वजह से कैश बुक ट्रांजैक्शन टेस्ट चेकिंग नहीं होनी चाहिए, और टेस्ट चेकिंग अगर नहीं है उनकी, पूरी एक्यूरेट चेकिंग की गई है, तो एक ऑथेंटिसिटी मेंटेन है, बिकॉज कैश, फाइनल मैटर इज कैश। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48, राइट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑडिटर। भाई ये मैनेजमेंट के हाथ में है। शेयर होल्डर्स बाहरी ऑडिटर्स को देखते हैं, गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिटर को देखता है। सीएजी ना ही देखे तो बढ़िया है, क्योंकि ये देखने पे आ गया तो फिर दिक्कत है। कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर इंक्लूड, एक ऑडिटर की जो वैधानिक देनदारियां हैं उसमें लाइबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट, लाइबिलिटी अंडर द इंडियन पीनल कोड, दोनों लेके चलना है। कंपनीज एक्ट में भी जो कहा गया है और आईपीसी की धाराओं में भी जो चीज़ ली गई है, ऑडिटर को अपनी लाइबिलिटीज को लेकर समझना होता है। ठीक है, और ऑडिटर का कार्य क्षेत्र ना कोई एक एक्ट डिसाइड नहीं करेगा। ऑडिटर का कार्य क्षेत्र हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ बढ़ा दिए जाए, कंपनीज एक्ट में हो सकता है इंडियन पिनल कोड से खत्म कर दिए जाए, फिलहाल बोथ है एंड बी। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस PYQ सीरीज, a company auditor can be removed by board of directors, managing director, any director, general meeting। स्टूडेंट्स, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर को जितने मेंबर्स हैं उनके द्वारा रिमूव किया जा सकता है। मतलब जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं वोट के थ्रू ऑडिटर को हटा भी सकते हैं। याद रखिएगा, जो आपको ला सकते हैं वो आपको हटा भी सकते हैं, बीइंग एन ऑडिटर। सो विद दैट बीइंग सेड, आई होप 50 के 50 क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैंने कंप्लीट कराए। आपके लगभग 1 घंटे कंप्लीट होने में 30 सेकेंड बचे हैं,
और 30 सेकेंड, मतलब मान के चलिए हमने एक क्वेश्चन पे 2 मिनट दिया है। और विद दैट बीइंग सेड, हमारा अगला PYQ भी अपलोड होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए। मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या समझ में आया, नहीं आया। जो भी प्रॉब्लम होगी आप बिल्कुल एड्रेस करेंगे। एंड दिस इज साक्षी, योर एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।